Hello guys, welcome back to Text with Niket. I am Niket Sharma and today we are here for suggested answer of paper 6C December 21 exam paper. This is the most requested video. मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए सजेस्टेड आंसर के लिए एक वीडियो बनाओ। मैं थोड़ा बिजी था अपने शेड्यूल से और मेरी थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ की वीडियोस भी पेंडिंग, तो पहले मुझे उनको कंप्लीट करना था। सबसे पहले सजेस्टेड आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। हम सबको पता है कि ये वाला जो एग्ज़ाम पेपर था ये अबव एवरेज या थोड़ा टफ कैटेगरी में आता है। इसके दो तीन रीज़न मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले तो जो हमसे क्वेश्चन पूछे इसमें वो थोड़े लेवल ऊपर के थे, नो डाउट थोड़े ज़्यादा लेवल के थे। दूसरी चीज़, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो आज तक कभी नहीं पूछे। ऑल्दो हो सकता है वो चीज़ें वो कंसेप्ट ईजी हो, पर एग्ज़ाम में जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के बीच में एक थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन भी दिखता है, ईजी नहीं थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दिखता है, तो वो भी थोड़ा टफ लगने लगता है। और ऊपर से वो तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड आज तक स्टडी मैट में कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं है, सीधे इसमें क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो इस वजह से भी डिफिकल्ट था। तीसरा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन के नंबर का कोई भी लेना देना नहीं था इसमें। मैं आपको जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं सीरीज गाइड नंबर 1 बुलशिट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी, पहले ये बात पूछ लिया हमसे। इन केस ऑफ टोहो क्या हो जाएगा अगर ये हो जाएगा, व्हाट वुड बी योर आंसर, ठीक है। विल योर आंसर डिफरेंट अगर ये चीज़ हो जाएगी। और हमसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस पूछ लिया। अब बताओ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फाइनेंशियल 2021 में ये कंसेप्ट था ही नहीं, ये फाइनेंशियल 2021 में ये हट गया था, ये अब दोबारा, ये पहले था और अब दोबारा से आया है। फाइनेंशियल 2021 में तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस था भी नहीं। अब लेकिन उन्होंने पूछ लिया, अब देखो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछ लिया तो ठीक है। अब हम करते हैं इसका। देखो गाइज, ये सजेस्टेड आंसर मैंने खुद बनाए हैं। मैंने जितना भी दिमाग लगाया इसमें मेरा ही दिमाग लगा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था जो पेपर 6 जिसने लिया हुआ हूँ। तो मैंने किसी से, तो हो सकता है इसके आंसर गलत होंगे, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आंसर ओनली मैंने बनाया हुआ है, मैंने किसी फ्रेंड की हेल्प भी नहीं ली है। तो अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है या आपको किसी में डाउट होता है, तो अब कॉमेंट कंस्ट्रक्टिवली आप कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लॉजिक सही होगा, रीजनिंग सही होगी, प्रोविजन बता के अगर आपने रीजनिंग कोई बताई होगी, तो मैं उस कमेंट को हार्ट दे दूंगा, या फिर मैं उस कमेंट को हो सकता है तो पिन भी कर दूंगा, जिससे हम बाकी सबको भी पता चले कि सही आंसर है क्या एक्चुअली को आंसर किसी आंसर का, अगर वो मुझसे गलत हुआ है तो। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 5 की स्टडी होती है हमारे क्वेश्चन पेपर में, और जो आपकी नॉर्मल वीडियो देखते हैं वो भी आपको मिलेगी 20 से 30 मिनट के बीच में मिलेगी। अगर मैं 5 की स्टडी अगर मैं एक ही वीडियो में करा देता हूँ तो वो आराम से 1.5 आवर्स से ज़्यादा की हो जाएगी वीडियो, कोई 1.5 आवर्स की कोई देखेगा भी नहीं। तो इससे बढ़िया मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डालूंगा। पहला पार्ट में अभी डालूंगा, सेकंड पार्ट में 2-3 दिन बाद डाल दूंगा। तो पहले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी हो सकती है मैं उसको कवर कर लूँगा। हो सकता है मैं 3 केस स्टडी अभी कवर करूँ, बाकी लास्ट की 2 केस स्टडी बाद में कवर करें, जैसे भी होता है। इसके सजेस्टेड आंसर से स्टार्ट करते हैं अब देख सकते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 1। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमसे क्या पूछा है पहले एमसीक्यू में, एट व्हाट रेट त्रिवेणी लिमिटेड वुड विदहोल्ड टैक्स ऑन द अमाउंट पेड टू मार्शल पीटी लिमिटेड सिंगापुर। पहले देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, त्रिवेणी लिमिटेड बॉट अ प्लांट फ्रॉम मार्शल पीटी लिमिटेड सिंगापुर ऑन लीज फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 100 लाख। प्लांट इंपोर्ट करा है, कॉस्ट उसकी 5 करोड़ है। DTAA जो दोनों का है वो 15% विदहोल्ड टैक्स के लिए कहता है, और पोयम जो है मार्शल पीटी का इंडिया में ही है, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे पूछा बताओ टैक्स इसका TDS रेट क्या होगा। तो आप देखो, अगर आपको याद होगा, आप वहाँ पे जो पढ़ते हैं अपना, जो हम रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ में हम पढ़ते हैं अपना एक नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको बताया, तो नोटिफिकेशन नंबर है उसका 29/2018। 29/2018 में क्या बताया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजन टू फॉरेन कंपनी एज फॉरेन कंपनी शैल प्रिवेल ओवर प्रोविजन टू फॉरेन कंपनी एज रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बन भी जाती है, भले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में हो जाता है और वो रेसिडेंट बन जाती है, फिर भी अगर कोई प्रोविजन उस पर अट्रैक्ट होता है, जो कि हमारे पास उससे किसी इनकम से रिलेटेड 2 प्रोविजन है, जो कि एक फॉरेन कंपनी पे लगता है और एक रेसिडेंट पे लगता है, तो उससे जो भले वो रेसिडेंट बन गई पर फिर भी उस पर फॉरेन कंपनी वाला ही प्रोविजन लगेगा। यही रीज़न है कि फॉरेन कंपनी पे 40% का टैक्स रेट लगता है, ना कि उस पर इंडिया वाला 25% या 30% का टैक्स रेट लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका भले मार्शल वाले का पोयम इंडिया में भले ये रेसिडेंट बन गई है, बट फिर भी इसके लिए क्या होगा, फॉरेन कंपनी वाला रेट लगेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देखो
सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, रॉयल्टी की बात करी हुई है। रॉयल्टी हमारी किस में आती है, 115A में आती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं ये वाली रॉयल्टी 115A में नहीं आई, क्योंकि आप अगर देखिए इसमें कहीं भी इन्होंने एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं करी हुई है। 115A में बस एग्रीमेंट वाली रॉयल्टी ही आती है, तो ये 115A की रॉयल्टी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा तो फिर किस में जाएगी, अब रॉयल्टी आप देख सकते हैं, अब हमारे रॉयल्टी से रिलेटेड दो सेक्शन आ सकते हैं। एक तो हमारा सेक्शन आ सकता है सेक्शन 195 लग जाएगा इसमें, जो नॉर्मल TDS वाला रेट है, और दूसरा लग जाएगा हमारा 194J। अब आप देख सकते हैं हमारा 195 लग जाता है, 194J लग सकता है। अब इसमें से हमारा क्या लगेगा, हमारा इसमें से लगेगा 195। क्यों लगेगा, जैसे मैं आपको पहले बताया 194J नहीं लगेगा, क्योंकि रेसिडेंट पे फोकस करता है, और 195 हमारा स्पेसिफिकली हमारा नॉन रेसिडेंट पे फोकस करता है, तो हमारा 195 पे लग जाएगा। अब 195 में हमें रेट्स इन फोर्स दिया हुआ है। रेट्स इन फोर्स हमारा हम पहले नॉर्मल क्या लेते हैं, 115A वाला रेट लेते हैं, पर ये 1 में तो कवर होती नहीं है, तो इस पर हम सीधे 40% रेट ले लेंगे, जो अदर देन अगर हमारी जो स्पेसिफिक लिस्ट है रेट्स इन फोर्स की, अगर उनमें किसी में फॉल नहीं करता तो हम 40% रेट लेते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो जाएगा A 40%। सेकंड में हमसे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ALP। ठीक है, अब उसमें जो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा ट्रांजैक्शन है, मैं आपको अभी तो पढ़ के नहीं बता सकता, जब क्वेश्चन होगा इसका तब बता दूंगा। ये पूरा जो हमारा ये पूरा नहीं, हमारा ये जो हुआ है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है। अब इससे रिलेटेड इन्होंने बताया कि पूछा हमसे कि कौन सा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है। अब मैं उसको बाद में आपको पढ़ा दूंगा, अब मैं बता देता हूँ पहले इसका आंसर क्या है। आप देखो पहले तो इसमें हमारा कॉस्ट प्लस मेथड, इसका मैं आपको सबको रीज़न बताता हूँ। पहले देखो कॉस्ट प्लस मेथड का रीज़न क्या बताऊंगा मैं, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं इसमें पूरे में आपको कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दी हुई है। कॉस्ट प्लस मेथड में ये होता है कॉस्ट होता है, फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन जुड़ता है, तब हमारा ALP निकल कर आता है। इसमें हमें कॉस्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। दूसरा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड भी इस पर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, कि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जो होता है वो मोस्टली इंटेंजिबल्स पे लगता है, और ये जो हमारी बात यहाँ पे इंटेंजिबल्स की तो बिल्कुल बात नहीं हुई है, यहाँ पे तो नॉर्मल गुड्स की सेल परचेज की बात हुई है, तो इस पर लगेगा नहीं। तीसरा हमारा यहाँ पे नीचे कौन सा दिया हुआ, ट्रांजैक्शन मार्जिन मेथड। ट्रांजैक्शन मार्जिन मेथड भी हमारा नहीं लेगा। हमारा ट्रांजैक्शन मार्जिन मेथड क्यों नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन टेस्टेड पार्टी की नहीं दी हुई है। आप देख सकते हैं हमें टेस्टेड पार्टी की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो उसमें क्या होता है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड में, इसमें क्या होता है कि हम जो कॉस्ट होता है वो पहले तो हम कोई भी अप्रोप्रिएट बेस ले लेते हैं, कि जिससे हम उसके बेस पर ही दोनों ALP और जो नॉर्मल वाला हमारा ट्रांजैक्शन है उसको हम देखते हैं कि वो दोनों अगर एक ही बेस पर उड़ते तो ALP हमारी क्या निकलती। पर हमें इस तरह की कोई अप्रोप्रिएट बेस हमें दे नहीं रखा, चाहे वो कॉस्ट हो या सेल प्राइस हो, इस तरह से तो भी हमारे ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड नहीं लगेगा। और चौथा आता है हमारा कप मेथड, तो इसका आंसर हो जाएगा कप मेथड। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे फिर तो क्या कहते हैं कोई भी लग सकता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कप मेथड ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे कप मेथड से ही ये सॉल्व हो सकता है, बाकी किसी और मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में आप देखो हमसे क्या पूछा हुआ है, ये वाला ऐसा करते हैं, ये वाला MCQ मैं आपको थोड़ी देर बाद में कराता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फॉर AY 8090 त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एबल टू रिपेट्रिएट एक्सेस मनी, तो बताया एडिशनल इनकम टैक्स को कितना पे करना पड़ेगा सो दैट सेकेंडरी एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8090 की टोटल इनकम जो थी उसकी एनहेंस करती है 210 से, जो कि ALP के अकॉर्डिंग हुआ था, AO ने करी थी, और असेसमेंट ये डेटेड 15/11/20। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब देखेंगे 210 लाख की है, तो हमें इसमें क्या होता है, कितना परसेंट हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, एक तो हमारा आता है 18% आ जाता है, उसमें प्लस करेंगे 12% आ जाता है, और फिर उसमें सरचार्ज है 12% और 4 प्लस हम करेंगे सेस ऐड कर देंगे इसका। तो अगर आप इस सबको पूरा ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेट, आपका निकल आया था 20.9664% आपका रेट निकल कर आ जाता है। अगर आप इसको 210 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सीधा आंसर इसका आ जाएगा D आ जाएगा 44,02,944। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द ड्यू डेट बाय त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड मस्ट रिसीव द एक्सेस मनी कॉन्सिक्वेंट टू ALP एडजस्टमेंट इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर AY 8019। ठीक है, उसमें लिखा है ड्यू डेट क्या होगी जब तक वो रिसीव करने की। तो आपने देखा ड्यू डेट हमारी क्या होती है, नॉर्मल 90 डेज होती है। हम 90 डेज कहाँ से लेते हैं, अब इस केस में क्या हुआ, सुओ मोटो हुआ नहीं, यहाँ पे AO के ऑर्डर से करा हुआ, और AO ने और उसने कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया AO का ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा, AO के डेट ऑफ ऑर्डर से हम लेंगे 90 डेज। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो AO का ऑर्डर डेट हमें क्या दी हुई है, आप देख सकते हैं AO की ऑर्डर डेट हमें दी हुई है 15/11 दी हुई है। तो 15/11 में अगर हम 90 डेज जोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपके आ जाएगा यहाँ पर आंसर C आ जाएगा 13 फरवरी 2021। अब हम ऊपर वाला MCQ देख लेते हैं।
यहाँ पे हमसे एमसीक्यू में क्या पूछा हुआ है, हाउ मच द टोटल इनकम त्रिवेणी आफ्टर एएलपी एडजस्टमेंट सप्लाई टू टोहो एंड इंटरेस्ट पेड टू एसबीआई बेस्ड ऑन गारंटी प्रोवाइडेड बाय टोहो आईएनसी। ठीक है, अब ये वाले का मैं आपको सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ। ये वाले जो एमसीक्यू का और इससे रिलेटेड हमारा दूसरा भी है क्वेश्चन भी है, इसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया। टू बी ऑनेस्ट मैं सीधे बता रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाया क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा तो आप भी देखो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है ये वाला क्वेश्चन। मुझसे जितना टू द एक्शन जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया इसमें, और मुझे तो लगता है शायद आईसी ने एक इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग ही दे, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया है। काफ़ी मेरा एमसीक्यू के पास में आया आंसर, पर एग्जैक्ट आंसर मेरा नहीं आ पाया है। मैं आपको बता दूंगा कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है जो मिसिंग है। हो सकता है मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत इंटरप्रेट समझ रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम देख लेंगे उसको। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखेंगे, त्रिवेणी मैन्युफैक्चर करती है गारमेंट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ गारमेंट्स सोल्ड करती है टोहो को 30%। ठीक है, टोहो जो हमारी है वो एसोसिएट है और अनरिलेटेड पार्टी को करती है। ठीक है, 3 लाख यूनिट सोल्ड करती है, 5 रुपये पर हमारी उसको टोहो आईएनसी को एसोसिएट को, और 6 रुपये पर करती है हमारी नॉर्मल कस्टमर्स को। ठीक है, 70 का रेट है, ओके, इंक्लूडेड प्रोविजन। ठीक है, अब देखते हैं टोहो जो एई को करती है उसमें फंक्शनल डिफरेंसेस क्या क्या है। ये तो हमारा हो जाएगा कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन हो गया, वो 6 रुपये का हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा जो फंक्शनल डिफरेंसेस होंगे। टर्म्स ऑफ सेल क्या कहते हैं, इंक्लूडेड प्रोविजन ऑफ गारंटी ऑन अ लोन ऑफ 25 करोड़। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग कंपनी एक्सेस टू टोहो आईएनसी का डेटाबेस है कोई मार्केट ट्रेंड का, तो उससे रिलेटेड डेटाबेस। तो हमारे पास 2 फंक्शनल डिफरेंसेस है हमारे, एक तो है हमारा गारंटी से रिलेटेड है और एक है हमारा कंपनी का डेटाबेस एक्सेस करने से रिलेटेड। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। जो इंटरेस्ट पेड बाय त्रिवेणी ने एसबीआई लोन पे पे करी है वो 200 लाख पे करी है, और इस पे जो हमारे आप देखेंगे इस पे जो हमारे क्या दिया हुआ था, गारंटी दी हुई थी वो हमारे एसोसिएट ने दी, तो ये हमारा 94B में भी आ जाएगा। और इस पे जो उसने 1% गारंटी फी पे करी है टोहो को, लेकिन अगर वो सिमिलर ट्रांजैक्शन मार्केट में करता तो 2% उसको पे करनी पड़ती, तो ये हमारा यहाँ पे 1% हमारा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो आप देखना माइनस करना है प्लस करना है, ये थोड़ा आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, थोड़ा टाइम लेके करना है, क्योंकि माइनस प्लस से काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो सकती है। अब हम देखो अब इसमें माइनस हम क्यों करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे, पहले आप देखेंगे पहले हमारा 1% हमारा हमने पीएनएल में चार्ज करा, तो मतलब हमने 1% हमारा, चलो मानो 1% हमारा कितना आ गया, अगर 1% उसने पे करा है 25 करोड़ का है तो 25 लाख हुआ। 25 लाख पहले उसने पीएनएल में चार्ज किया तो उसका प्रॉफिट 25 लाख से कम हुआ। पर अगर मार्केट से करता 2% करता तो 25 करोड़ का 2% कितना हो 50 लाख। एक्चुअल में उसको 50 लाख डेबिट करने थे पर उसने 25 लाख ही डेबिट करे, तो मतलब उसको 25 लाख और डेबिट करने पड़ेंगे। डेबिट का मतलब है उसको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो नॉर्मल कंपेयर अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन का प्राइस है जो हमारा, उसमें से फंक्शनल डिफरेंस में ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे हमसे क्या बोला है। त्रिवेणी ने ऑल्सो पे करे 5 लाख पे करें, जो मैं ऊपर बताया था डेटाबेस के लिए, पर अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन करता तो उसको 15 लाख पे करने पड़ते। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसमें। हाँ, हमें क्या दी हुई है, जो इबिडा दिया है त्रिवेणी का वो हमें 440 लाख दिया हुआ है, इबिडा 440 लाख दिया हुआ, और पैट जो हमें दिया हुआ है 144.36 दिया हुआ है, और टैक्स रेट भी हमें 27.82 पहले से दिया हुआ है। अब आप ये सब इन्फॉर्मेशन याद कर लो। अब मैं सीधे इसके आंसर पे चलता हूँ जो मैंने करा हुआ है, देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं ये है। अब गाइस अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं है तो ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, राइटिंग जो है मेरी ऐसी ही है। आप देखो यहाँ पे हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन हो गया। कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, 6 का तो हमने करा है, और हमारा 1 मिनट, हमारा 70 का जो हमारा यूएस डॉलर का प्राइस था 3 लाख हमने यूनिट सोल्ड करी थी, तो 1260 आ गया। अब गारंटी का मैंने कहा था 1% 25 करोड़ पर 25 लाख आ गया, माइनस हो गया। और डेटाबेस की कॉस्ट अगर वो नॉर्मल करता तो 15 लाख होती, पर उसने 5 लाख पे करे टोहो को, तो 10 लाख का हमारा ये भी माइनस हो जाएगा। तो 12-25 के हमारा एएलपी निकल कर आ गया। तो आप देखेंगे जो हमारा टेंटेड प्राइस था वो कितना था, आप देखेंगे ये पूरी हमारी इन्फॉर्मेशन सेम ही है, 70 और 3 लाख की, 70 और 3 लाख की। बस हमारा पहले हम उसको 6 में हम सोल्ड करते, लेकिन हमने 5 में सोल्ड करा उसको। तो आप देखिए हमारा टेंटेड प्राइस हमारा कितना आया, हमारा टेंटेड प्राइस आया हमारा 10.50। तो इसका हमारा जो अमाउंट कितना ऐड करेंगे हम 175 लाख जो हमारा आ जाएगा, वो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट आ जाएगी। अब प्राइमरी एडजस्टमेंट आ गई, पर हमें एमसीक्यू में क्या पूछा है, हमसे एमसीक्यू में पूछा है अगर हमारे ये एएलपी की एडजस्टमेंट के बाद एंड जो हमारी इंटरेस्ट वाली जो है हमारी 94B, उसके बाद हमारी टोटल इनकम क्या बनेगी। तो अब वो हम देख लेते हैं। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में इबिडा दिया हुआ है, अब
EBITDA हमें दिया है वो 440 लाख का दिया हुआ है। अब आप देखोगे क्वेश्चन में जो हमें EBITDA दिया हुआ है वो हमें नॉर्मल दिया हुआ है, और वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ में हमें दिया हुआ था वो हमें ये भी दिया था कि इतनी इंटरेस्ट उसने पे करी है, और इतनी इंटरेस्ट उसने कहते हैं जितनी उसने पे करी उतनी P&L में चार्ज करी होगी। एक तो इंटरेस्ट वाला आ गया, और ऊपर जो हमारा था वो अर्निंग्स का जो आया था। अब जो हम EBITDA निकालेंगे, जो हमारा 94B में EBITDA है, वो सीधे कहते हैं आपको EBITDA का 30% करना है, उसमें और भी कुछ नहीं बोला। अब आप नॉर्मली सेंस लगाएं तो EBITDA का मतलब यही हुआ कि जो हमारा ट्रू EBITDA बनना था, जो सही EBITDA बनना था, उसका 30% करेंगे। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में 440 लाख जो EBITDA दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने टोहुआ एनसी को जो हमने जितने भी रेट पे कराया उसके हिसाब से सेल रिकॉर्ड हुई होगी, तो ये हमारा जो है लेस रिकॉर्ड जो हमारा ये होगा, ये डिक्रीज अमाउंट होगी 440 की, लेकिन हमारे से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम अनरिलेटेड को करते तो पहले हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो जो हमारा 175 की जो अर्निंग है, जो हमारी सेल, उसकी वजह से हमारा 175 भर जाता है हमारी अर्निंग, तो हमारा जो 615 होगा ये हमारा ट्रू EBITDA होगा, जो हमारा अनटेंटेड EBITDA, जिसका हम 94B में यूज़ करेंगे। 615 आ गया। अब आप देखोगे 615 आ गया। अब उसका जो उसने चार्ज करी है वो 200 लाख की तो उसने पे करी है, तो उतनी उसने चार्ज कर दी होगी P&L में, कि 94B में कहता है आपने जितनी चार्ज करी P&L में और 30% EBITDA, उसका आपको डिफरेंस लेना होता है। और अलाउड कितनी 615 का आप देखिए 30%, तो 184.5 आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा 15.5 आ जाएगा, जो कि डिसअलाउड हो जाएगा और आगे 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हमारी रिवाइज टोटल इनकम कितनी बन जाएगी, टोटल इनकम बन जाएगी हमारा जो टेंटेड, आप देखिए पैट जो था हमारा, हमें क्वेश्चन में जो हमें पैट दिया हुआ वो हमें दिया हुआ 144.36 का पैट दिया हुआ है, लेकिन वो हमें दिया हुआ है पैट दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले तो हमें क्या करना है, पहले मैं अब मैं बताता हूँ मैं ये रिवर्स कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ। आप देखोगे उसमें हमें 27.82% हमें रेट दिया हुआ है पहले से टैक्स का, तो उससे अगर हम PBT निकाल लें, PBT हमारा आ जाएगा 200 लाख आ जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट आएगी 200 की। अगर हम उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दें, क्योंकि अगर हमें EBITDA हमें टेंटेड दिया हुआ है, तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है हमारा जो पैट दिया हुआ क्वेश्चन वो भी टेंटेड ही होगा। अब उस टेंटेड में अगर हम PBT निकालें, ये भी हमारा टेंटेड PBT निकलेगा, 200 लाख का हमारा आ गया। अब 200 लाख में उसने जो आइडियली 200 लाख ही करे होंगे, करने तो खैर उसको इंटरेस्ट जो करनी चाहिए थी वो तो 184 करनी चाहिए थी, 184.5, पर उसने करी है 200 करी होगी, क्योंकि नॉर्मली उसने पे करी है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम PBT में अगर हम इसका क्या करें, इंटरेस्ट ऐड कर दें, जितनी उसने ऐड करी होगी नॉर्मली, ठीक है, और उसमें से अगर हम EBITDA माइनस कर दें, क्योंकि 440 का जो टेंटेड EBITDA है, यहाँ तक क्या हुआ, जो हमारा यहाँ तक हमारी टेंटेड अमाउंट निकल कर आई है, यहाँ तक भी हमारी ये टेंटेड अमाउंट है। तो अगर आप देखोगे इसमें जो डिफरेंस आएगा, आप देखोगे 200 का तो हमारा PBT आ गया और 200 की इंटरेस्ट चार्ज आ गई, तो 400 का हमारा EBITDA होना चाहिए, पर हमारा EBITDA क्या दे रखा है, हमारा EBITDA दे रखा है 440 का। तो सीधी बात है जो उसका डिफरेंस है 40 लाख का, वो हमारा डेप्रिसिएशन या अलाउंसेस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, EBITDA अगर हमें 440 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें से अगर हम 200 की इंटरेस्ट माइनस करें, 40 लाख का अगर हम डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करें, तभी हमारा 200 लाख का PBT निकलता है, उसी से हमारा 144.36 हमारा पैट निकलता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें पहले ये कैलकुलेशन हमें करनी थी, ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा 40 लाख का जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर हुआ। अब हम करेंगे, हम जो हमारा ट्रू EBITDA, जो हमारी ट्रू अर्निंग कितनी होनी थी, तो आप देखो अनटेंटेड जो EBITDA हमें ऊपर हमने 615 लाख हमें निकाला हुआ है, ठीक है, अनटेंटेड EBITDA हो गया। EBITDA में से क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट जो होगी वो माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट हमारी कितनी होती है 184.5 होनी थी, अब उसमें से इंटरेस्ट हो गई। अब हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कर देंगे, वो हमारा कितना 40 लाख हमने ऊपर से पता कर ही लिया, तो हमारा जो PBT निकल कर आ जाएगा वो हमारा जाएगा 390.5 आएगा। अब हमारा 390.5 PBT निकल कर आया। अब देखो, अगर आप देखोगे MCQ में 390.5 कहीं नहीं दिया हुआ है आंसर में, आप देखोगे इसके आसपास में कौन से दिए हुए हैं, एक तो 402 दिया हुआ है, 410 दिया हुआ है। अब इसमें मुझे आंसर में मुझे क्या लग रहा है, इसने क्या मिसिंग करा हुआ है, क्योंकि आप देखो हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा जो 175 लाख की जो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट है, उसका उसने रिपेटेड करी है कि नहीं करी है इंडिया में। अब कुछ नहीं बोला है तो हम नॉर्मली यही मानेंगे रिपेटेड नहीं करी हुई है, तो उस केस में हम इसको डीम्ड लोन मानते। और पहली बात तो उस केस में हमारी दो चीज़ें बन जाती है, या तो इनकम टैक्स पे करता है या फिर नहीं करा होगा। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा तो हम नॉर्मली हम क्या मानते हैं, नॉर्मली मानते हैं कि डीम्ड लोन मानेंगे, और उसकी जो इंटरेस्ट होती है, जो इंटरेस्ट होती है वो हमारी टोटल इनकम का पार्ट बन जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमें कहीं भी पूरे क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें क्या दिया होता है, हमें लिबोर का या SBI का रेट दिया होता है, पर पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी लिबोर या SBI का रेट नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि आप देखोगे, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट ये भी तो पे हो रही है ना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे हो रही है कितनी पे हो रही है, जो 25 करोड़ का जो लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट में आप देखोगे 200 लाख की इंटरेस्ट पे करोगे, तो अगर इस पर आप निकालोगे तो इस पर आपका 8% का रेट आ जाएगा। आप कहोगे ये इंटरेस्ट भी हो सकती है, ये इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि हमें इंटरेस्ट का परसेंटेज तो निकल कर आ रहा है ना, पर ये इंटरेस्ट हम नहीं ले सकते फ्रेंड्स। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन आप देखोगे ट्रांजैक्शन जो हमारा हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है हमारा,
हमारा हो रहा है $5 पे हो रहा है, $6 पे हो रहा है, तो हमारा डॉलर में हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी में हो रहा है। फॉरेन करेंसी में होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, लिबोर लेना पड़ता है। एसबीआई का रेट हम नहीं ले सकते, लिबोर लेना पड़ता है 30 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर का। फिर उसमें 3% हम ऐड करके उसके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, पर हमें लिबोर ही कहीं नहीं दिया हुआ, तो उसमें 3% ऐड करके हम टोटल इनकम में कैसे ही ऐड करें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लिबोर आईसीए ने शायद यहाँ पे देना मिसिंग हो गया उससे, तो इसलिए हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा मेजरली हमारे लिबोर का ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए लिबोर अगर हमें मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कितना 402 हमारा आंसर निकलेगा या फिर 410 आंसर निकलेगा इसका। तो अब कुछ नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं कह सकते, तो ठीक है, अब जैसे भी हमें है वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं एमसीक्यू होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, टीपी एडजस्टमेंट बोलिए प्राइमरी सेकेंडरी टू बी मेड इन, ठीक है, त्रिवेणी की बुक्स में बोला है, ठीक है। अब देख सकते हैं जो हमारा जो पहला आंसर है जो इसका मैंने करा हुआ, आप देखो यहाँ पे क्या है, छोटा सा ये तो हमने पूरी कैलकुलेशन उसी में कर ली। 175 की हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट होगी। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या मैं बताया, दो ऑप्शन हमारे पास, या तो ऑप्ट टू पे एडिशनल इनकम टैक्स हो सकता है या फिर नॉट टू पे एडिशनल इनकम टैक्स हो सकता है। अगर पे करता है 20.9664% से पे कर सकता है, इस पर पे कर देगा तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं पे करता तो डीम्ड एडवांस बन जाएगा, और जितना होगा मैं रेट दिया होता अगर यहाँ पे तो मैं इंटरेस्ट के अमाउंट कैलकुलेट कर लेता, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी इंटरेस्ट उसकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, कंप्यूटर टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ डॉक्टर रिचर्ड की पूछी है हमसे। एजम्पशन की कोई DTAA नहीं है, और डिटरमाइन करना है TDS करना है जो पब्लिशर ने रॉयल्टी और इंटरेस्ट दिए इसको, और बताने की ITR। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें एक ही क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए कितनी मेहनत करा दी है। सबसे पहले तो टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी बताना है, फिर उसका TDS का भी बता देना कि पब्लिशर कितना TDS डिडक्ट करेगा दोनों पर, और फिर ये भी बताना है कि वो बताओ ITR फाइल करेगा नहीं करेगा। तो ये तो क्वेश्चन को लेंथी बना ही देगा, कैसे बच्चा करेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर रिचर्ड जो है वो त्रिवेणी में अप टू, ठीक है, डायरेक्टर था इसमें, और ही ऑथर्ड अ बुक विच आर पब्लिश्ड बाय रेप्यूटेड बुक पब्लिशिंग इन इंडिया, ठीक है, इंडिया वाली ने बुक पब्लिश करी है। फर्स्ट एडिशन रिटर्न करा था 2010 में, और जब वो एम्प्लॉय था, ठीक है, उसने इंडिया लेफ्ट कर दिया, बैक टू होम कंट्री इन, ठीक है। तो मतलब वो इंडिया का बंदा नहीं है, ये भी जो भी है वो बस इंडिया में आया है और अब वो अपनी होम कंट्री में चला गया अप्रैल 2016 में। अब वो इंडिया में विजिट करता है, बस कहते हैं अपनी बुक्स को फाइनल टच देने के लिए 45 डेज इंडिया में रहता है बस, ठीक है। और क्या है, इन फाइनेंशियल 2021 में उसको रॉयल्टी 12 लाख की मिली है, उसने एक्सपेंडिचर 3 लाख का करा है। 50% वो क्या करता है, रॉयल्टी उसके पास रख देता है अपने जो पब्लिशर के पास, जिससे उसको 12% की इंटरेस्ट मिलती है। जो अब तक उसको इंटरेस्ट मिली है जो AY 21-22 मतलब फाइनेंशियल 2021 में वो 5 लाख की मिली है, उसने 50,000 PM केयर फंड में डोनेट कर दिया अगस्त 20 में। ठीक है, देख लेते हैं अब इससे क्या है आंसर मैंने बनाया हुआ है इसका। हाँ देखोगे आप, इसमें क्या है, सबसे पहले तो रॉयल्टी में 12 लाख की है। हाँ सबसे पहले तो बताया तो इसमें 45 डेज का स्टे है तो वो NR हो जाएगा, नो डाउट। कोई भी 60 डेज 120 182 कुछ नहीं लगेगा, सीधे NR हो जाएगा। सबसे पहले रॉयल्टी आ गई इसकी, फिर आगे इंटरेस्ट आ गई, 17 लाख का इसका टोटल इनकम आ जाएगी, GTI आ जाएगी, और PM केयर फंड हमारा टोटल हमारा 80G में आ जाता है। तो उसके बाद हमारा 16.5 की हमारी इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। अब आप देखो कि 11 इसको रॉयल्टी मिली है तो रॉयल्टी 115A में आ जाएगी, 10% से हो जाएगी तो 1.2 हो जाएगी, और बाकी जो इसकी इनकम है 4.5 की रेस्ट इनकम वो स्लैब पर हो जाएगी टैक्स, तो इसका 0.10 लाख आ जाएगा। अगर आप इसको बाद में आप करेंगे तो इसकी इनकम आ जाएगी 1,35,200 आ जाएगी। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो हमें कहीं पे नहीं दिया हुआ कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है एग्रीमेंट, तो रॉयल्टी को अब मैंने यहाँ पे क्यों ले लिया। आप कहीं क्या कहते हैं, आप तूने उसमें तो लिया नहीं था, जो पहले वाले क्वेश्चन था उसमें तो कह दिया था कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 115A में नहीं ले रहे ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे तूने 115A में ले लिया, ये सब दोगलापन है। पर ठीक है, अब आप देखो अगर आप इसको क्या करोगे 115A को अगर आप ठीक से पढ़ोगे, आप बेयर एक्ट जाके पढ़ना, मैंने इसके लिए बेयर एक्ट पढ़ा है 115A का, तो उसमें लिखा हुआ है, पहले नॉर्मल तो ये लिखा ही हुआ है, बाद में ये लिखा है कि जो दो चीज़ों के लिए, सबसे पहले तो बुक्स की जो हमारी रॉयल्टी होती है, दूसरा कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो रॉयल्टी होती है, इन दोनों के लिए एग्रीमेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। इन दोनों के लिए अगर एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी वो 115A में आएगा। नॉर्मली तो एग्रीमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, पर इन दो केस में नहीं भी चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बुक की आप देख सकते हैं, बुक वाली हमारी रॉयल्टी है, तो इसलिए मैंने इसको 115A में ले लिया। हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है मैंने गलत इंटरप्रेट करा हो, तो हो सकता है ICA का आंसर आ जाए बाद में मैं गलत हो जाऊँ, पर जितना मुझे सही लगा मैंने उस हिसाब से कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके बाद क्या है,
19 TDS का कट जाएगा, 195 में कितना कट जाएगा 10.48 पे, तो इसका रॉयल्टी पे कट जाएगा 10% हो गया 155 इवेंट जो दिया हुआ है इसका रेट्स इन फोर्स। और बाकी इंटरेस्ट का क्या होगा, कहीं पे नहीं दी हुई है तो ये हमारा इसका क्या है 30% लग जाएगा इंडिविजुअल पे, और 4% से जो है 31.2 हो जाएगा। इसका टोटल जो TDS होगा वो 2,80,800 हो जाएगा। अब बताया इन्होंने कि बताओ इसको ITF फाइल करना नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं कहूँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा 115A बोलता है वो बोलता है केवल रॉयल्टी की इनकम हो, पूरा TDS डायरेक्ट करा हुआ हो तो उसको ITF फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको रिक्वायर्ड है फाइल करने क्योंकि इसके में केवल रॉयल्टी इनकम नहीं है, इसके में इंटरेस्ट की इनकम भी इंक्लूडेड है, तो इसको अपनी ITF फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है टैक्स लाइबिलिटी पूछी है टोहो आइन से। 1 मिनट में इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी हमसे पूछी हुई है टोहो INC की ऑन सेल ऑफ गुड्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अब टोहो INC डायरेक्ट सप्लाई इन केस अगर टोहो INC डायरेक्ट सप्लाई करता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम टेल्क ई-कॉम लिमिटेड, तो बताओ आपका आंसर क्या होगा। विल योर आंसर भी डिफरेंट अगर टेल्क ई-कॉम लिमिटेड अगर इंडिया में होती है, लोकेटेड मुंबई में होती है, और आपको प्रोविजन रिलेट करना है इसका इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का NRA इन इंडिया इन योर आंसर। ठीक है, वैसे तो मुझे तो ये क्वेश्चन ही सीधे ही गलत क्वेश्चन लग रहा है। मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का हमारा कंसेप्ट ही हट चुका है, वो ओमिट हो चुका है, पर फिर भी अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तो ठीक है, अब उसको ले लेते हैं, उसको कंसिडर कर लेते हैं। जितना मुझे पता है कि शायद ही सीधे डेफर कर दिया है बाद में आगे जाकर, तो मेरे हिसाब से तो इसको लेना ही कंसिडर ही नहीं करना चाहिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को। बट ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका हमें क्वेश्चन में हमें केस स्टडी में क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड। हाँ, अब देख सकते हैं हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो टोहो INC, पहले तो टोहो INC है कहाँ की, आप देख सकते पहले तो ये हमारी टोहो INC न्यूयॉर्क की है, ये भी हमारी NR है। ठीक है, तो टोहो INC NR जो NR है वो ग्लोबली ब्रांड नेम में। ठीक है, मैनी कोरियर्स इंक्लूडिंग थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर से करती है, 50% का उसका कॉस्ट पर मार्कअप होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द 2021 उसकी जो सेल हुई है इंडिया से 20 करोड़ की हुई है थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर टेल्क ई-कॉम, जो खुद फॉरेन का है। ठीक है, बस उसने सेल इंडिया में करी, बस परचेजर इंडिया में, उसका जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर वो भी बाहर का है, वो खुद बाहर की है, और जिसमें उसका 40% है स्टेक। तो ठीक है, ये हमारा क्या होगी, ये हमारी हो गई एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके आंसर पे चलाता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर लगाते हैं, अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लगाते हैं तब हमारा इसका टैक्स इन इंडिया बन जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी बुक में देख सकते हैं, शायद पता नहीं अब ये May 22 वाले एडिशन में तो दिया हुआ है, पर पता नहीं पहले वाले एडिशन में इन्होंने हटा ली थी, जितना मुझे पता है इन्होंने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हटा दी थी क्योंकि फाइनेंस एक्ट से हट गई थी ये, तो इन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो ठीक है। फिर ये आप नया वाला मॉड्यूल चेक कर सकते हैं, उसमें सेकंड चैप्टर में कहीं पर मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1 मिनट कहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप उसमें चेक करते हैं, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। अगर आप मॉड्यूल का 2.33 पेज नंबर उसके आसपास आपको कहीं मिल जाएगा, मेरे पास पुराना मॉड्यूल 2.33 वहाँ पे दिया हुआ है, उसके आसपास आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मिल जाएगा। तो लेकिन वैसे पहले तो क्या था, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सीधे बहुत ज़्यादा वेग था, उसमें कोई भी लिमिट नहीं दी हुई थी, उसमें था एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो इस बार इन्होंने लिमिट डाल दी है कि कितने नंबर ऑफ क्लिक्स होने चाहिए, कितने डाउनलोड्स होने चाहिए, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अगर उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये इसका टैक्स हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया में टैक्स हो जाएगा तो कितना टैक्स होगा, सेल 20 करोड़ की दे रही है, 50% की कॉस्ट है तो प्रॉफिट्स का 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ प्रॉफिट 40% मैंने कहा TDS उसका लग जाएगा, वो TDS कह रहा हूँ सॉरी, नॉर्मल रेट लग जाएगा कंपनी के ऊपर और सेस लग जाएगा, तो 4.16 करोड़ उसकी जो हो जाएगी टोटल टैक्स हो जाएगी, टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। अब दूसरा हमसे पूछा हुआ था उसका मैं बता देता हूँ, अगर वो उससे डेटा गैदर करके अगर डायरेक्ट भेजता है तब क्या होगा। अब अगर इसकी लिया का पढ़ते हैं एक्सपेंशन 3 ये पढ़ते हैं सेक्शन 9 की, वो क्या कहता है, वो कहता है अगर आपने सेल ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रेसाइड्स इन इंडिया और पर्सन हु यूजेस IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, तभी वो इंडिया में माना जाएगा। कब माना जाएगा, इंडिया में तभी माना जाएगा जब वो 2 तरह से हो, या तो किसी जो पर्सन इंडिया में रह रहा है उससे आपने डेटा कलेक्ट कराओ, या फिर जो पर्सन इंडिया का IP एड्रेस क्या यूज़ करता है उससे कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज टेल का INC पहले तो ये खुद रेसिडेंट नहीं है, ये बाहर वाली कंपनी है, UK की है, कहीं की भी है आप देखना, और दूसरा क्योंकि ये बाहर की तो इसका IP एड्रेस ही बाहर का होगा, कुछ भी नहीं बनता, तो इसका हमारे में ये इंडिया में नहीं आएगा।
और तीसरा हमसे पूछा था अगर उसकी इंडिया में मुंबई में जो ब्रांच है, अगर मुंबई में अगर वो होती कंपनी तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ता ऊपर वाले। और उसमें पता अब पूछा था, अब मैं मुझे ये नहीं पता कि उसमें फर्स्ट के बोला है कि सेकंड का बोला है, वैसा लॉजिकल सेकंड बनता है, फिर मैंने आपको दोनों का बता दिया। अब देखो फर्स्ट में तो हमारा इंडिया में टैक्स हो ही रहा है, तो उसका तो फर्क फर्स्ट वाले पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मुंबई के इंडिया में वो कंपनी आ गई है। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में हम उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर वो मुंबई में आते तो उसका हो जाएगा टैक्स। क्यों? कि वो पर्सन रेसाइड्स इन इंडिया है। अब ऐसे हम अगर टेलकाइंसी इंडिया में आए थे तो हम ऐसे पर्सन डेटा क्लिक करें जो पर्सन रेसाइड्स इन इंडिया है। अगर इस तरह से पर्सन से कर रहे हैं तो हमारे एक्सप्लेनेशन 3A में वो आ जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारी इंडिया में टैक्सेबल उसकी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन केस ऑफ हरीश अंडर ब्लैक मनी एक्ट। ठीक है, ब्लैक मनी एक्ट में पूछा। अब हम इससे देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया, अंडर ब्लैक मनी जो है इम्पोजिशन टैक्स इनकम टैक्स, ठीक है, इनिशिएट कर दिया गया। नोटिस जो है ब्लैक मनी इनकम टैक्स एक्ट का कब दिया हुआ, इसको 20 सितंबर को दिया हुआ। फेयर मार्केट वैल्यू जो अपार्टमेंट की है उसकी 5 लाख की है, ठीक है। 1/4/19 को 5 लाख की, 1/4/20 को 5,10,000 की। हमें इसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ हमें करना नहीं है, हमें सीधे बस उसका वो बताना है कि कब उसकी ड्यू डेट होगी पूरा कंप्लीट करने की। तो 20 सितंबर को उसको नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा आपने पढ़ा हुआ जो उसका लास्ट डेट जो होती है कंप्लीशन की, वो होती है फ्रॉम द लास्ट जब हमें नोटिस दिया होता है उस ईयर के एंड से 2 साल और आपको जोड़ देने हैं। तो आप देखेंगे जो हमें डेट दी हुई है वो 2019 की दी हुई है, उसका लास्ट कर दे 31 मार्च 20 आ जाएगा। 31 मार्च 20 प्लस उसमें 2 साल जोड़ देंगे, 2 साल जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 31 मार्च 22 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा होगा। नेक्स्ट में व्हाट इज द डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ MLI बिटवीन इंडियन कंट्री एल। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डेक्स्टर प्राइवेट लिमिटेड टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम डेल्टा, ठीक है, कंट्री 1 लाख। इंडियन कंट्री एल साइंड करती है, MLI साइन करती है 25/7/20 को, एंड बोथ सबमिट जो करते हैं रेटिफिकेशन के लिए वो डिपॉजिट कर देते हैं 27 अगस्त को। ठीक है, 25 सितंबर को उन्होंने साइन करा, 27 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट करा है। ओके राइट। तो अब देखो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे 3 महीने की भी डेट है, 6 महीने की भी डेट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ में। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे हमें डेट ऑफ एंट्री पूछी हुई है, डेट ऑफ एंट्री इन फोर्स पूछी हुई है, एंट्री इनटू फोर्स पूछी हुई है। यहाँ पे ये हमारे क्या है, ये जो हमारी एक वहाँ पे होती है इफेक्टिव डेट करके भी है एक चीज़। अब देखिए यहाँ पे इफेक्टिव डेट क्या हुआ, हमसे इफेक्टिव डेट नहीं पूछा है, यहाँ से हमसे क्या पूछा हुआ है, एंट्री इनटू फोर्स पूछा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे, अगर आप क्या देखते हैं, अगर आप एंट्री इनटू फोर्स देखते हैं, एंट्री इनटू फोर्स क्या होता है आपका, होता है 3 मंथ्स के बाद जो नेक्स्ट मंथ जो होता है वो आ जाएगा आपका। और इफेक्टिव डेट क्या होता है, इफेक्टिव डेट होता है 3 मंथ या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम एंट्री इनटू फोर्स, फ्रॉम एंट्री इनटू फोर्स से आ जाता है। तो पहले हमें ये कैलकुलेट होता है, फिर बाद में हमारा इससे ये डेट पता करनी होती है हमें इफेक्टिव डेट। तो इस पर तो हमें सीधे एंट्री इनटू फोर्स पूछा, तो हमसे सीधे हमें यही चीज़ पूछी हुई है। इस पर हमें क्या करना है, 3 मंथ्स ऐड करने हैं, जो उसकी साइन जो डेट है उसकी सबमिट करने की, उसका फिर नेक्स्ट मंथ क्या आएगा। हमारी जो सबमिशन की डेट है वो 27 अगस्त है, 27 अगस्त में आप ये 3 महीने ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27 नवंबर आ जाएगा। 27 नवंबर से अब नेक्स्ट मंथ देखें, नेक्स्ट मंथ क्या आएगा हमारा, एक आ जाएगा दिसंबर। तो 1 दिसंबर, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए सी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट में ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड अंडर UN मॉडल कन्वेंशन मार्टिन SPA की इनकम अर्न्ड बाय। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसमें केस स्टडी में। ठीक है, मार्टिन SPA का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। मार्टिन SPA जो बेल्जियम की है, 12% शेयर होल्डिंग है डेक्स्टर लिमिटेड। ठीक है, डेक्स्टर में मार्टिन SPA जो एंगेज मैन्युफैक्चरिंग ग्लास यूटेंसिल पोर्टेबल पावर जनरेटर। ठीक है, इट हैज ब्रांच ऑफिस इन कोलकाता फॉर सेल ऑफ सर्विस जनरेटर। मार्टिन SPA वांट्स टू डू डायरेक्ट सेल्स। ठीक है, वो क्या करती है, एक उसकी खुद इंडिया में कोलकाता में एक ब्रांच है, पर फिर भी वो क्या करना चाहती है, बदतमीजी से वो खुद ट्रांसफर करना चाहते हैं डायरेक्ट। वो कह रहे हम नहीं कर रहे भैया ब्रांच से, हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। तो UN मॉडल से जब हमें पूछा हो तो UN मॉडल में तो हमने पढ़ा ही हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लग जाता है। चाहे वो इंडिया से करेगी तो नॉर्मल दोनों में टैक्सेबल, चाहे OECD हो UN हो। पर UN फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कहता है आप डायरेक्ट भी करेंगे बाहर वाली कंट्री से, पर आपकी इंडिया में ब्रांच है तो आपको हमें मान लीजिए कि आपने ब्रांच से करा हुआ है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे
इसका आप देखेंगे, अब सीधा सीधा आंसर इसका ए बन जाएगा। ए क्या आएगा, बोथ जो है हमारा, बोथ प्रॉफिट अर्न बाय डायरेक्ट के थ्रू और ब्रांच के थ्रू, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी हमारा क्यों नहीं होगा, बोथ फॉर प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल, नहीं टैक्सेबल तो होगा पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसका हम बाकी का देखते हैं, बाकी का क्या है। बाकी का पूछा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अजय फॉर AY 21-22, इग्नोर करना है कोविड-19 का, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, अजय का पूछा ना, अजय का हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अजय क्या, अजय जो ब्रदर है, विजय का ब्रदर है, वो US ब्रांच ऑफिस में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलोर में, ठीक है। 15 ब्रांचेस तो फालतू की बात है। अजय नेवर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, ओके, केम टू इंडिया ऑन दिस, ठीक है, मतलब पहली बार वो इंडिया आ रहा है 20 नवंबर को, 10 साल के बाद, और उसने स्टे करा है 15 अप्रैल तक करा हुआ है स्टे। ये आपके स्टे निकालेंगे तो आपका स्टे का डेज कितने आते हैं, 132 डेज आ जाते हैं, ठीक है। उसको इनहेरिट करी हुई है एक कमर्शियल बिल्डिंग पेरेंट्स की, जिससे 25 लाख की इनकम आती है। पावर ऑफ अटॉर्नी विजय के पास, ठीक है। ही लेफ्ट एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और नवंबर के बाद क्या करता है, वो आउटसाइड इंडिया चला जाता है, ठीक है। वही डेट है आपकी नवंबर 20 जो ऊपर दी हुई थी, ठीक है। सैलरी इनकम जो है अजय की अप टू नवंबर 20 मतलब जो उसकी बाहर की इनकम है, क्योंकि नवंबर 20 से वो इंडिया में आया, बाहर की इनकम क्या है उसकी 36 लाख की है, और जो इंडिया में दिसंबर से आपके मार्च तक की वो 28 लाख है। तो अब आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का है, मैं तो आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा, जो मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको चेकआउट जरूर करें। वो रेसिडेंशियल स्टेटस का आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको 182 डेज वाली कंडीशन में, या फिर कब कौन सी कंडीशन लगती है, कब 15 लाख से ज़्यादा या कम वाली चीज़ देखनी है, तो इसका आपको कभी डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 132 डेज है, ये हमारा क्या करता है 120 डेज और हमारा 182 डेज के बीच में लाई करता है। तो उसमें हमारा क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले तो वो कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन, अगर आपका क्या कहते हैं विजिट पे इंडिया में आता है और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा की, आप खुद देख सकते हैं इसको 25 लाख की इनहेरिट हुई है, और ये तो बाहर की 36 लाख और 28 लाख उसकी, 28 लाख की खुद ही उसकी 15 लाख से ज़्यादा की बन रही है, तो उसकी 15 लाख से ज़्यादा बनती है। एंड अगर उसका 122-182 डेज के बीच में अगर उसका स्टे होता है इंडिया में, तो वो उसको RNOR मान लेंगे। RNOR कम मानेंगे उसको, सबसे पहले तो उसका 122-182 डेज करंट ईयर में होना चाहिए, प्लस पिछले 4 सालों में उसका 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। पर इसका यहाँ पे 365 डेज वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा NR बन जाएगा। 365 डेज क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में आया है 10 साल के बाद। तो हमारा आप देखोगे इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा CNR, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट में हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेल ऑफ गुड्स बाय मार्टिन SPA इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल अंडर UN मॉडल। मार्टिन SPA वही है जो हमने ऊपर कंपनी देखी थी, इंडिया में इसकी कब टैक्सेबल होगी, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले इसमें क्या है, बाय अम्पोर्टिंग कब टैक्सेबल नहीं होगी, सॉरी यहाँ पे पूछा कब टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। सुरेश जो है प्रमोटर ऑफ डेक्स्टर पार्ट टाइम एजेंट, यहाँ पे तो एजेंट है, तो यहाँ पे तो हमारे एजेंसी P जो है, एजेंसी P लग जाए। एजेंसी P का आप देखेंगे पैरा जो है, पैरा हमारा 5 आ जाता है इसमें, P वाला जो P का आर्टिकल उसमें पैरा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटेड एक्सक्लूसिव एजेंट हु सिक्योर्स मेनली, यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, ये हमारा एजेंसी P लग जाएगा, यहाँ पे भी लग सकता है हमारा, और इसमें भी हमारा क्या है पैरा 5 आ जाएगा, ठीक है, पैरा 5 लग जाएगा। और दूसरा तीसरा क्या आता है, लाइसेंस ऑफिस फॉर स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, और फोर्थ आता है ओपनिंग लाइसेंस ऑफिस जस्ट टू सिक्योर एंड प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर एंड सप्लाइंग गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम बेल्जियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों लाइसेंस ऑफिस से कौन सा है, तो मैंने आपको देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो हमारे स्टडी मेट का है, आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये हमारा वही है PE वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो दिया हुआ है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोजेक्ट ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस, ठीक है। लाइसेंस ऑफिस दिया हुआ, आप यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर्स, मार्केटिंग एक्टिविटी, प्राइस नेगोशिएशन, सिक्योरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स। सिक्योरिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या होगा, लेड टू लाइसेंस ऑफिस फॉर्मिंग अ PE, तो इससे क्या होगा, हमारा PE बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करा हुआ है, डी वाले में तो सिक्योर एंड प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारा PE बन जाएगा, तो हमारा इसका आंसर होता है C, जिसमें PE नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है हमसे। ब्रीफली एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक एग्रीमेंट पूछा हुआ है, वेज असेसमेंट और संजय प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रीफली स्टेट अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनुअल कंप्लायंस ऑडिट फॉर ऑल द ईयर कवर अंडर APA साइंड, ठीक है। देख लेते हैं अब हम इसके केस स्टडी में क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ गया। अब इसमें मैं आपको ऊपर तो हमें फालतू की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं सीधा आपको काम की इन्फॉर्मेशन पढ़ाता हूँ। इसमें क्या है, द एप्लीकेशन फॉर APA वॉज फाइल्ड बाय 15 मार्च को करा हुआ है, साइंड करी थी 2 जून को, और APA रोल बैक के लिए अप्लाई करा जुलाई 20 में, साइंड हो गया वो 20 नवंबर 20 को, और बाकी हमारे नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है बाकी असेसमेंट ईयर्स की, ठीक है।
अब सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है जो मॉडिफाइड रिटर्न जो होती है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्यों निकालना है, वो आगे आपको काम पड़ेगा उसका। मॉडिफाइड रिटर्न हमें कब भरनी पड़ती है, जो हमारे पहले तो जब एंट्री जो मैं एंटर हुआ एग्रीमेंट कब एंटर हुआ हमारा 2/6 में एग्रीमेंट एंटर हुआ है, 2/6/20 को हुआ है। 2/6/20 में आप क्या करेंगे, उसका लास्ट हम ले लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डेट ले लेंगे मंथ का, वो हमारा क्या आ जाएगा 30/6 आ जाएगा। 30/6 में हम क्या करेंगे, प्लस हम कर देंगे 3 मंथ्स ऐड कर देंगे, तो हमारा मॉडिफाइड रिटर्न की लास्ट डेट आ जाएगी, जो हमारी आ जाएगी 30 नवंबर 20। ठीक है, 30 नवंबर 20 तक हमारा मॉडिफाइड रिटर्न हो जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं पहले एपीए हमारा कब से कब तक अप्लाई, कब से कब तक लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी बात आ जाती है एपीए की बात आती है। एपीए आप देख सकते हैं हमारा लगेगा असेसमेंट ईयर, जब फाइल करा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें कुछ दे नहीं रखा है। तो जब हमें फाइल करा है, हमें पता है कि हमें ड्यू डेट से पहले हमें एपीए के लिए फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन, तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ। तो इस हिसाब से हमारा जो एपीए लगेगा वो हमारा लगेगा 2021 असेसमेंट ईयर से लगेगा। कब तक लगेगा, 2 लग जाएगा हमारा, 5 साल आप लगा लो, 5 साल का एपीए होता है, तो हमारा लग जाएगा 24 to 25। ठीक है, सॉरी, हाँ 24 to 25 हमारा एपीए लग जाएगा। अब अगर हम रोल बैक की बात करें, रोल बैक कब से कब तक लगेगा, अगर हम रोल बैक की बात करते हैं, रोल बैक हमारा लग जाएगा असेसमेंट ईयर हमारा 1920 से कब तक लग जाएगा, कब 1920 तक लगेगा। कब से लगेगा हमारा 16-17 से। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा ये हमारा क्या होगा, हमारा 4 साल का हो गया। अब इसके बाद जैसे 920 पे खत्म हो, 2021 से 24-25 तक हमारा नॉर्मल एपीए लग जाएगा। ठीक है, अब हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये असेसमेंट ईयर्स की, वो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है ये असेसमेंट ईयर 14-15 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें 14-15 की इन्फॉर्मेशन जरूरत है भी कि नहीं है, 14-50 की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा 16-17 से हमारा रोल बैक लगना शुरू होगा, तो इसकी तो हमें कोई ज़रूरत है भी नहीं। हमारा कब से 16-17 से लगेगा ना। ठीक है, तो हमें 15-16 हमें क्या दिया हो, 15-16 दिया, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। 16-17, 17-18 कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो हमारा रोल बैक इसमें इस वाले ईयर में भी लग जाएगा, इस वाले ईयर में भी लग जाएगा। ठीक है, दोनों ईयर का रोल बैक हमें मिल जाएगा। अब बाद में हमें क्या देगा, 18-19 में नोटिस 132 का जो है, और असेसमेंट जो हमारा पेंडिंग है। अब असेसमेंट पेंडिंग होता है तो उसमें अब हम क्या क्या होता है, अब उसमें क्या होता है, जो असेसमेंट जो है उसको कंप्लीट करना पड़ता है एओ को, असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा उसको एओ को। वो क्या करेगा, कब तक करेगा, टिल कब तक कर सकता है, 31 मार्च 21 तक कर सकता है, 31 मार्च 21 तक, प्लस जो 1 साल या 2 साल जो ईयर है जो हम उसको कर देंगे, क्योंकि वो जो उसमें 1 साल 2 साल ऐड कर देते हैं वो, तो इसके जो टिल इतने तक हो जाएगा। और रोल बैक जो है, रोल बैक इसको मिल जाएगा, रोल बैक में इसको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, रोल बैक इसको मिल जाएगा। अब बाद में हम पढ़ते हैं 1920 आईटीएफ फाइल करा गया, 20 मार्च को फाइल करा गया है। अब 1920 हमारा नॉर्मल डेट क्या होती है, टीपी वाला केस है हमारा, टीपी वाले केस में नॉर्मल हमारी डेट क्या होती है, नॉर्मल डेट होती है हमारी 30 नवंबर होती है। हाँ 30 नवंबर डेट होती है। इन्होंने कब फाइल करे, 20 मार्च को फाइल करा, आफ्टर ड्यू डेट फाइल करा, तो आपको पता है रोल बैक नहीं मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रोल बैक हमें नहीं मिलेगा। और 2021 ये तो हमारा नॉर्मल एपी वाली डेट आ गई, तो इसमें तो हमें रोल बैक का कोई काम ही नहीं है। तो इस आंसर में हमें एक तो ये पूछा था, रोल बैक के बारे में पूछा था, और फिर कंप्लायंस ऑडिट वगैरह के बारे में पूछा था। ठीक है, अब तक बाद में देख लेते हैं और एक बार और पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, अब हमें क्या पूछा हुआ आगे, हमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनुअल कंप्लायंस ऑडिट, हमें इसके बारे में पूछा हुआ। अब देखो, अगर आप इसको जहाँ पे हमें आप देखेंगे, आप हो सकता है कईयों को पता भी नहीं कि एनुअल कंप्लायंस ऑडिट के कहाँ पे दिया हुआ है बुक में, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में जो आपको वहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पर टीपी वो एपीए के बारे में बता हुआ है, वहाँ पे आपको रूल 10O बताया हुआ है। एक जगह पे रूल 10O है, वो काफ़ी जगह पे दिया है, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या है, नेगोशिएशन कैसे होता है, वो सब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहीं पे रूल 10 दिया हुआ है। उस बार वहाँ पे बात करता है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट की वो। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ होती है, एक तो कंप्लायंस रिपोर्ट होती है और कंप्लायंस ऑडिट होती है। अब देखो कंप्लायंस रिपोर्ट जो होती है, कंप्लायंस मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 1 मिनट सॉरी। जो कंप्लायंस रिपोर्ट होती है वो तो क्या होती है, वो असेसी देता है, कंप्लायंस रिपोर्ट असेसी के द्वारा होती है, और कंप्लायंस जो ऑडिट होती है वो टीपीओ के द्वारा होती है। अब दोनों की डेट क्या है, मैं आपको, क्योंकि मुझे इस तक एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ठीक से समझ में नहीं आई, तो मेरे हिसाब से जितना पॉसिबली हो सकता है मैं प्रोविजन लगाकर इसका आंसर बना रहा हूँ। तो देखो कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस जो रिपोर्ट होती है वो एसएससी देता है। कब तक दे सकता है, जो उसके पहले तो वो एंटर होने की जो डेट है 2/6/20, वहाँ से वो 90 डेज लगा लो आपके। ठीक है, या फिर जो हमारा ड्यू डेट है इसकी 30/11/20, जब वो एंटर हुआ था उस ईयर में 30/11/20, प्लस वहाँ से लगा लो 30 डेज। जो इन दोनों की जो आपकी डेट निकल कर आएगी, इन दोनों में से जो लेटर जो डेट होगी आपकी, जो लेटर डेट अगर आप देखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, बाय उसको कब तक करना पड़ेगा, 30/12 तक, सॉरी
जो 30/12/20 तक उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लायंस रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी एसएससी को। अब जैसी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट होगी तो टीपीओ क्या करेगा, फिर टीपीओ को कंप्लायंस ऑडिट सबमिट करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट। तो अब वो कब तक करनी पड़ेगी, वो टीपीओ को सबमिट करनी पड़ेगी जो 30/12 जो उसकी डेट निकल कर आई है वहाँ पर एसएससी जब सबमिट करेगा, हम समझते हैं कि लास्ट डेट प्लस वहाँ से 6 मंथ लगा लो उसके, सॉरी यहाँ से 6 मंथ और लगा लो। तो कंप्लायंस ऑडिट की तो ये हमारी होगी 6 मंथ, आप लगा लेंगे तो बाय उसको कब तक करना पड़ जाएगा, 30/6/21 तक। ठीक है, 30/6/21 तक उसको कंप्लायंस ऑडिट की जो है वो सबमिट करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लायंस ऑडिट पूछी थी, तो इस तरह से अब पता नहीं है यहाँ पे क्यों दिया। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकता हूँ कि हाँ कंप्लीट जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड मैच टू मैक्स यही बन सकता है, और मुझे ज़्यादा इससे रिलेटेड समझ में नहीं आया कि इसमें क्या पूछा, एप्लीकेबिलिटी कंप्लायंस फॉर ऑल द ईयर्स कवर, मतलब मुझे सही में समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे जो रूल 10 में क्या है वो हर साल के लिए यही डेट है उसकी, तो आप इसमें यही हो सकता है कि इसको आप इस डेट को आप हर साल की तरह अप्लाई कर दें जब एपीए का एग्रीमेंट है 5 साल, और वहाँ पे आप उसको जहाँ से डेट बता दें कि हाँ ये डेट हो सकती है, और एप्लीकेबिलिटी तो भाई पता ही नहीं है क्या हो सकता है इसमें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी ऑफ नोटिस इशूड अंडर ब्लैक मनी एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अनडिस्क्लोज एसेट और इनकम जो है हैंड्स ऑफ हरीश डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी अंडर ब्लैक मनी एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है, अब देख लेते हैं। हरीश जो एक्स सीईओ डेक्स्टर का है, डेक्स्टर आप देखिए डेक्स्टर कौन सी है, डेक्स्टर कानपुर की मतलब इंडिया की कंपनी है। एक्स सीईओ था तो सीईओ मतलब वो इंडिया में रहता होगा, नॉर्मल एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, वॉज इन इंडिया, चलो लिखा भी हुआ है अप टू 31 मार्च 14। ठीक है, 31 मार्च 14 तक वो इंडिया में ही था। ओके, ही वॉज रिसीव्ड सीक्रेट कमीशन, उसको बाहर मिल रही थी 5 लाख की बैंक अकाउंट में, और उसमें से उसने एक्वायर कर दिए 3 लाख US$ की, तो उसने अपार्टमेंट एक्वायर कर दिया सिंगापुर में ही। बाइक का बैलेंस क्या कर दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग में खर्च कर दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स रिकवर, तो उसको क्या हुआ बाद में इसको नोटिस इशू होगा जो कि हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जैसे पहले तो मैं आपको इसमें से ही बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 31 मार्च 14 तक तो वो इंडिया में ही रह रहा था ना, तो अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं जो उसको कमीशन मिला हुआ है आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे कमीशन की डेट नहीं बताई पर यहाँ पे वो बताया अपार्टमेंट जो था वो ये उसने जून 13 को उसने परचेज करा, जून 13 को परचेज करा, तो मतलब वो जब 2014 तक जब वो इंडिया में था तो जून 13 परचेज करा, तब मतलब वो ROR ही था क्योंकि वो बाहर नहीं गया था। तो एक तो ये उसने ROR, जब वो ROR था तब उसने अपार्टमेंट परचेज करा। दूसरा क्योंकि अब उसने, आप देख सकते हैं जो बैंक में उसको 5 लाख मिला उसमें से उसने अपार्टमेंट परचेज करा है, तो उसने जाहिर सी बात है 2013 से उसको पहले बैंक अकाउंट में मिली होगी कमीशन। अब बैंक अकाउंट में उसको पहले कमीशन मिली तो उस ईयर में भी वो ROR, क्योंकि वो 2014 तक तो वो इंडिया में ही था, तो जब 2013 में वो ROR है तो उससे पहले भी वो ROR ही होगा क्योंकि वो गया नहीं है बाहर कहीं, हमें क्वेश्चन नंबर नहीं बताया होगा। तो जो दोनों जो चीज़ें हैं, चाहे कमीशन हो चाहे आपका अपार्टमेंट हो, वो दोनों उसको तभी रिसीव हुआ है, तब उसने परचेज करा है जब वो ROR था। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं, मैंने जो बनाया हुआ है ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अब देखो प्रॉपर फ्रेमिंग तो देखो मैं कर नहीं सकता आंसर की, क्योंकि हम कोई फालतू चीज़ लिख देंगे आंसर में तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई सही आंसर कोई अगर फालतू चीज़ लिख दे तो वो उसका सजेस्टेड आंसर बन जाएगा। तो भैया जो मेन चीज़ें जो मैं आपको क्रक्स बता सकता हूँ क्या हो सकता है आंसर बस, और उसके ऊपर नीचे का जो प्रोविजन वगैरह वो आप खुद देख लेना। तो क्योंकि वो ROR है उस ईयर में जिसे हमें कमीशन HP मिला है, तो पहली बात तो वो वैलिड है जो उसको इशू करा है, क्योंकि ROR को भी आपको पता है ग्लोबल इनकम जो है उसकी टैक्सेबल होती है, तो जो आपको ब्लैक मनी का करा हुआ है इशू वो सही करा हुआ है। अब बैंक में जो क्या होगा, जो उसको बैंक में जो 5 लाख माइनस 3 लाख हो जाएगी, 3 लाख कौन सी उसकी माइनस हो जाएगी, जो उसने अपार्टमेंट परचेज करा है, क्योंकि बैंक का रूल 3 में जो उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू कैसे होती है, तो सब सारे डिपॉजिट उसकी माइनस कर उसको प्लस कर देते हैं, और फिर एक और मैं आगे आके और बताया जब भी वो कोई और परचेज करता है बैंक अकाउंट से कुछ चीज़ परचेज करता है तो वो उसमें से उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगी, तो 3 लाख में परचेज करा वो माइनस हो जाएगी, तो 2 लाख उसकी बैंक की वैल्यू हो जाएगी, और हाउस प्रॉपर्टी की जो हो जाएगी वो 5 लाख हो जाएगी, जो बाद में उसकी फेयर वैल्यू थी वैल्यूएशन डेट पर। ठीक है, तो जो सब हमारी ब्लैक मनी एक्ट में आ जाएगी दोनों चीज़ें, तो इसलिए हमारी IT एक्ट में कुछ नहीं आएगा, स्कोप ऑफ इनकम इसका ब्लैक मनी में ही है। तो टैक्स हो जाएगा 5 और 2 कर देंगे तो 7 लाख आ जाएगा, उस पर 30% की जो हमारा टैक्स लग जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा 2.1 लाख हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हमारा हो जाता है इसका आंसर 2.7। तो हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रेसिडेंशियल स्टेटस बता रहा है, कंप्यूट टोटल इनकम हमें किसकी बतानी है, विजय की बतानी है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ हिज सैलरी इज पेबल आउटसाइड इंडिया इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट इन मुंबई। ठीक है, सीधे उसकी बाहर से उसको इंडिया में मिलती है। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस बिजनेस आउटसाइड इंडिया इज ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट एंड कंट्रोल बाय इंडिया
कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इन बोथ ऑफ द अबव सेट सिचुएशन। आप देख लो कितना ही कुछ पूछ लिया 5 नंबर में। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड। हाँ, हमें विजय के बारे में पूछा तो विजय के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। विजय 40 साल का एम्प्लॉय है, वो डेक्स्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कानपुर की है, तो वो कह सकते हैं वो इंडिया में था। डिजाइंड इज जॉब 10 नवंबर को और ज्वाइन अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, वहाँ के जनरल मैनेजर की तरह कर लिया उसने ज्वाइन, तो वहाँ पे अब उसको 10,000 की उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अब सैलरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी का केस है, तो लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ वाला इसका फॉरेक्स रेट लग जाएगा कि 10,000 उसको मिल रही है। आप देखेंगे आगे इसमें फॉरेक्स रेट भी दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर मंथ का आप देखिए, हर मंथ का आपको 4 महीने हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, चारों मंथ का आपको रेट लगाना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का लास्ट डे का, उससे आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मंथ की सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, अब आगे सैलरी फॉर एवरी मंथ इज ड्यू फर्स्ट डे। ठीक है, देयर इज नो इनकम टैक्स। ठीक है, वहाँ पे कोई इनकम टैक्स पे नहीं होता। और विजय ने पे करी है हाउसिंग लोन के ऊपर 3 लाख की उसने इंटरेस्ट पे करी हुई है। प्रिंसिपल जो है उसका प्रिंसिपल 6 लाख का है, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो उसकी 1,20,000 का। ठीक है, और आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे ये हो सकता है हमारा हाउस लोन की इंटरेस्ट पे करी, तो कुछ हमारा 24B हो सकता है। यहाँ पे प्रिंसिपल है, कुछ 80C हो सकता है। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है ये 1,20,000 का इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ये भी हमारा 80C आ सकता है यहाँ पर कहीं पर। और अब उसकी सैलरी देख लेते हैं 21 लाख की, तो उसकी सैलरी नॉर्मल थी 10 नवंबर तक की। ठीक है, बैंक एफ डी जो उसकी थी उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिली वो उसको मिली है 1,50 की इंटरेस्ट मिली हुई है। और बाकी जो फैमिली रिसर्च ओन हाउस में करती है उसको इंटरेस्ट पे हुआ है वो ठीक है, प्रिंसिपल मेंशन अबाउट। ओके, अब देख लेते हैं इसका जो मैंने आंसर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका क्या है, आप देख सकते हैं कि वो 1/4/20 से 31/11 तक वो इंडिया में ही था, 244 डेज, तो वो ROR था। एज्यूमिंग करें क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बाहर गया, वो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ था। ठीक है, अब क्योंकि ROR ही हो जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम गया है वो बाहर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सैलरी आप देखिए 21 लाख तो मैं डायरेक्ट दी है, और जो 28,30,000 दे रखी है वो हमारी आप अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फॉरेक्स रेट से तो आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी। और हाउस प्रॉपर्टी में 30 लाख का यहाँ पे डिडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आप देखेंगे थोड़ा आपको IPCC कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो हमें दे रखा होता है कि कंस्ट्रक्शन वो जो 99 ईयर्स है उससे पहले का हो बाद का हो, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, तो नॉर्मल केस में हमारी क्या लगता है 30,000 लगती है, तो 30,000 हम वहाँ से डिडक्शन ले लेंगे। और उसके बाद अदर सोर्स जो है हमारा, जो अदर सोर्स में आपको 1.5 लाख की उसको इंटरेस्ट मिल जाएगी, तो उसकी जो नॉर्मल जो उसकी वो हो जाएगी इनकम हो जाएगी, बोलेगी इसकी 50 लाख 50,000 इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसका 50 लाख आप देखेंगे 50 लाख 50,000 इसकी हो जाएगी यहाँ पर टोटल इनकम। उसका 80D नहीं सॉरी शायद यहाँ पे गलत लिख गया है, आप इसको यहाँ पर इसकी जगह हो जाएगा 80C हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छा मैं 80D ले लिया, लगता है यहाँ पे 80D नहीं मिलेगा, सॉरी गाइज, यहाँ पे आपको 80C मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे इसका 80C ले लेंगे। और उसके बाद जितनी भी आपकी इनकम यहाँ पे आपका जितना भी आएगा वो टोटल आपकी आ जाएगी 50 लाख 25 से 50 लाख 25,000 नहीं आएगी, इसका आपकी दूसरी आ जाएगी। अब वहाँ पे उसमें क्या कहा था आपको, बाद में भी और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ था, बाद में आपको वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर वो इंडिया में मिलती है उसको इनकम तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तो इसको इनकम पहले ही हम दोनों ही टैक्सेबल कर रहे हैं, उसको इंडिया में मिले ना मिले, बाहर मिल रही तब भी हम दोनों टैक्सेबल कर रहे हैं। अगर इंडिया में मिलेगी तो भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ROR है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। दूसरा वहाँ पे क्या पूछा होता, अगर वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया होता है, अगर ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो पता नहीं समझने की जरूरत भी नहीं है, सीधी बात है ROR है, ROR सुप्रीम केस होता है अपना, ROR के केस में सब टैक्सेबल होता है। अब वो दूसरा उसमें केस दिया है वहाँ पे तो थोड़ी कमी टैक्सेबल होती है ना, यहाँ पे तो पूरा टैक्सेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ठीक है ROR में इसमें भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ROR है ग्लोबल इनकम इसकी टैक्सेबल होती है। लास्ट था इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है अब इसको पढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा हाउ मच इंटरेस्ट पेड टू द बैंक ऑफ आबू धाबी बेस्ड ऑन गारंटी प्रोवाइड बाय लुइस INC इज लायबल फॉर डिसअलाउंस अंडर 94B। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं इसके बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये रहा। आप देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहले मैं जो यहाँ पे पढ़ लेता हूँ इसके बारे में हमें क्या दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं क्या दिया है, जो जोन्स लिमिटेड जयपुर का इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, 60% जो उसकी शेयर होल्डिंग है हेल्ड बाय जुपिटर, 40% ऑफ जुपिटर इज टर्न हेल्ड बाय लुइस ऑफ USA। बेस्ड ऑन अ गारंटी ऑफ लुइस बैंक ऑफ आबू धाबी जो उसने एडवांस करा है 150 करोड़ टू जोन्स, और बाद में उसका EBITDA वगैरह दिया हुआ है। पहले तो हम देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप कैसा है। लुइस सबसे ऊपर, उसमें 40% जुपिटर में होल्ड करी हुई है, जुपिटर ने इंटर्न आपकी जोन्स में क्या करी हुई है 60% होल्ड करी हुई है। और बाद में अब क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है यहाँ पे आप देख सकते गारंटी ऑफ लुइस INC बेस्ड ऑन द गारंटी ऑफ लुइस ने गारंटी दी है, और जिससे
जोन्स लिमिटेड ने लिया हुआ है लोन। ठीक है, ठीक है, लुइस हमारे ये आ गया और जोन्स हमारे ये आ गया। ओके, अब पहले तो ये ए ही है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में ये तो ए ही है, इसका ये 26%, ये इसका ए है, पर क्या ये दोनों एक दूसरे के ए ही हैं या नहीं है, कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं बताया तो ए ही होंगे, ये क्यों होंगे अब आप देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको चैप्टर 1 दिया हुआ है, चैप्टर 1 में डीम्ड ए का कंसेप्ट जहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लेना। वहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल यही दिया हुआ है कि ए है, जैसे ए ने, मैं जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यही है, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या ए ने बी में क्या करा हुआ है 33% होल्ड करा हुआ है, बी ने इन टर्न सी में क्या करा हुआ है 40% होल्ड करा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बी होगा ये तो इसका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बन जाएगा क्योंकि 33% 26% से ज़्यादा है, और यहाँ पे सी भी ए का बन जाएगा क्योंकि डीम्ड ए ऑफ ए। आप देखेंगे वहाँ पे सेम यही लिखा हुआ है, डीम्ड ए बन जाएगा, क्योंकि डीम्ड ए बन जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा 94 बी लग जाएगा। 94 बी में क्या होगा, 21 करोड़ का 30% ले लेंगे और 74 से कंपेयर कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कम होगा वो डिसअलाउंस वाला हमारा लग जाएगा। अगर आप देखते हैं 21 करोड़ का अगर आप 30% करते हैं, हमारा 21 का 30% आता है, उसमें से अगर आप 77.4 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा सी 1.1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी योर कॉल व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय जोन्स लिमिटेड इज टैक्सेबल बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन स्टेट, और हेनरी एलएलसी के बारे में पूछा हुआ है। अब देखो दो होते हैं, इकोनॉमिक होता है डबल टैक्सेशन, और जुडिकल होता है। इकोनॉमिक में क्या होता है, सेम ट्रांजेक्शन जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट में टैक्सेबल होता है और डिफरेंट हैंड में टैक्सेबल होता है तब होता है इकोनॉमिक होता है। और जुडिकल क्या होता है, टैक्स बाय 2 और मोर कंट्रीज ऑन द सेम ट्रांजेक्शन ऑन सेम पर्सन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, दो जो ज़्यादा कंट्री है बिल्कुल है, और क्या है हमारा सेम ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ सेम ट्रांजैक्शन हो रहा है, ए की पर्सन के ऊपर हो रहा है, 2% में, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमारा हो जाएगा जुडिकल डबल टैक्सेशन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट में पूछा एट व्हाट रेट हेनरी एलएलसी बाय वर्चू एमएफएन क्लॉज विल लायबल टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जोन्स लिमिटेड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या दिया हुआ है। ओके, जोन्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड इन जनवरी 21, हेनरी एलएलसी एक कंपनी है इनकॉर्पोरेट कंट्री एक्स में हुई है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन जोन्स लिमिटेड है वो, टू रिसीव डिविडेंड ऑफ 550। ओके, जो डीडीडबल है बिटवीन इंडिया और कंट्री एक्स का क्या कहता है, वो मोस्ट एमएफएन क्लॉज को करता है। ओके, बट एज पर डीडीडबल ऑफ इंडिया एंड कंट्री एक्स कौन सी, एक तो जो हमारी क्या है जोन्स लिमिटेड क्या है, ठीक है, उसको डिविडेंड डिक्लेयर होता है। हेनरी एलएलसी एक कंपनी है जो कंट्री एक्स में थी, और जोन्स लिमिटेड क्या है उसने रिसीव करा है, और जोन्स लिमिटेड तो इंडिया में हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, और ये क्या कंट्री एक्स में, तो कंट्री एक्स और इंडिया का डीटीडब्ल्यू लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है इंडिया का डीटीडब्ल्यू लगेगा, डीटीडब्ल्यू लग जाएगा, उसका क्या रेट ऑफ टैक्स हमें दिया हुआ डिविडेंड का और इनकम 20%, लेकिन एक और डीटीडब्ल्यू इंडिया और कंट्री वाई का, उसमें क्या है 10% दिया हुआ है। ओके, अब देखो ये वाला इस तरह का क्वेश्चन पूरे एसएम में, पूरी स्टडी मेट में कहीं पे भी नहीं है, बस एमएफएन का हमें छोटा सा कंसेप्ट दिया हुआ है, मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ, उससे हमें इंटरप्रेट करना है कि क्या आंसर निकलेगा। अब देखो एमएफएन में हमें सीधा सीधा यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एमएफएन सबसे पहले तो किस लिए होता है, हमारा होता है एमएफएन क्लॉज है ना, कंट्री एग्रीज टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू द रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री विच इट हैड प्रॉमिस टू द रेसिडेंट ऑफ थर्ड कंट्री। मतलब उसने एक कंट्री से पहले कुछ करा हुआ है, प्रॉमिस करा हुआ है कि उसको कम देगा, और जो थर्ड वाली जो सामने वाली वो कंट्री है वो कहता है कि ठीक है मैं तुझे भी एक बेनिफिट दे दूंगा जो मैंने पहले वाली कंपनी को दिया हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या होगा नेचर ऑफ बेनिफिट। ठीक है, और जो अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल नेचर ऑफ बेनिफिट हमारा क्या होगा, इनकम लायबल टू टैक्स और हायर डिडक्शन की होती है, लोअर रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब इसलिए इसमें क्या होगा एमएफएन लगा हुआ है, तो इंडिया और कंट्री एक्स का एमएफएन लगा हुआ है, तो मतलब जो भी किसी और को बेनिफिट हो रहा होगा इंडिया या कंट्री एक्स के एग्रीमेंट से, वो बेनिफिट इंडिया और कंट्री एक्स के एग्रीमेंट में भी इम्प्लाई हो जाए, क्योंकि इंडिया कंट्री एक्स में एमएफएन क्लॉज लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया कंट्री वाई के साथ जो एग्रीमेंट है वो 10% पर है, और यहाँ पे जो कंट्री एक्स के साथ 20% है, तो क्योंकि कंट्री एक्स के साथ उसका एमएफएन क्लॉज है, तो क्योंकि इंडिया ने कंट्री वाई को 10% मतलब थोड़ा बेनिफिट दिया हुआ है, 10%, जो वहाँ पे वैसे 20% दिया हुआ है एक्स को, पर वहाँ पे वाई को 10% दिया, तो 10% का गैप है, तो उसे 10% का बेनिफिट वाई को दिया हुआ है, क्योंकि उसने वाई को 10% का बेनिफिट दिया हुआ, कंट्री एक्स के साथ उसका एमएफएन क्लॉज है, तो उसको वो बेनिफिट उसको कंट्री एक्स को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका 10% से टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, 10% हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में
अब नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा, ए आर क्या पूछा, द ए आर रूलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जोन्स, एक मिनट सॉरी, हाँ, एप्लीकेशन जोन्स लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद लुइस आईएनसी मे बी बाइंडिंग, किस पे बाइंडिंग होंगे, ठीक है। पहली बात तो चलो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, उसमें ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी इसमें ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ, इसमें आपको यहीं से पता चल जाएगा। ऐसा हमें पता है, हमने सेक्शन पढ़ा हुआ है हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है, 245 पढ़ा हुआ है। 245 में हमें क्या 3 जनों पे लगता है, एप्लीकेंट, ट्रांजैक्शन और पीसीआईटी सीसीआईटी या उसके सबऑर्डिनेट। तो उसमें क्या सबसे पहले एप्लीकेंट पे लग जाएगा, ट्रांजैक्शन पे लग जाएगा, पीसीआईटी सीसीआईटी पे लग जाएगा और उसके सबऑर्डिनेट पे लगेगा। जो एप्लेट ट्रिब्यूनल है उसका सबऑर्डिनेट थोड़ा ना, वो तो उससे बड़ा है, तो इस पर नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3 एंड 4th का आंसर आ जाएगा। 1/3 एंड 4th किस में दिया हुआ, वो सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 5th में क्या पूछा हुआ है, एज्यूमिंग मोटर्स कॉर्पोरेशन इज डीम्ड टू बी ए ऑफ जोन्स लिमिटेड, व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड लग जाएगा, गुड्स परचेज ने जो मोटर कॉप से करा बाय जोन्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, ठीक है। पहले इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। हाँ, जोन्स लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग एन एग्रीमेंट with motor corps of South Korea. The agreement would give exclusive distribution right throughout the India to Jones Limited goods manufactured and supplied by Motor Corp Jones Limited. Would leverage its existing sales network and supplied by Motor Corps without value addition. ठीक है, without value addition वो क्या करता है, बस सीधे लाता है और बेचता है। अब आप देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हुआ है, इसका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके स्टडी मेट का ये रीसेल प्राइस जो दिया हुआ है, वहीं पर नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। RPM is generally used in a transaction which involve distribution function. That is when tested party purchase a product, acquires services from related party and resells them. So the same independent parties. ठीक है, सेम इंडिपेंडेंट पार्टीज को कर देती है। द यूज ऑफ RPM इज अप्रोप्रिएट वेयर सेल रीसेल डज नॉट एड सब्सटैंशियल वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट बेच रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीसेल सेल मेथड हो जाएगा। तो इसका एक मिनट, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, रीसेल प्राइस मेथड। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमसे क्या पूछा हुआ है, एनालाइज द चार्जेबिलिटी एंड डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स ऑफ सैलरी पेमेंट मेड टू महेश। एज्यूम द सैलरी पेड टू रेंडल आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया गया उसके सिंगापुर वाले में, एंड देन एडजस्ट बाद में जोन्स और रेंडल ने कर दिया है, ठीक है। और वुड सच एग्रीमेंट हैव एनी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर महेश, रिलेवेंट आर्टिकल इंडिया सिंगापुर का, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं इसका मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉरी केस स्टडी में, हाँ यही दिया हुआ है क्या, एक मिनट, हाँ ये दिया हुआ महेश के बारे में, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं पहले। जोन्स लिमिटेड ऑब्टेन टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर केबल्स एंड डिफेंस इंडस्ट्री फ्रॉम सन LLC ऑफ US, ठीक है, एंड एक्वायर्ड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर फ्रॉम रेंडल PT, ओके। द एग्रीमेंट विद रेंडल एनवर्साइज दैट इट वुड डेप्यूट स्टाफ फॉर एनी डिफिकल्टी इन ऑपरेशन, ओके। जोन्स लिमिटेड कुड नॉट गेट आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड, तो उन्होंने क्या करा, एक डेप्यूट कर दिया मिस्टर महेश जो VP ऑपरेशन करता था, टू प्रोवाइड नेसेसरी एक्सपर्टीज, ठीक है। आगे पढ़ते, पहले तो बताओ महेश जो है एक्सपेट्रिएट है, डेप्यूटेशन टू जोन्स लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, महेश केम टू इंडिया ऑन 30 नवंबर 2020, इमीडिएटली गॉट इनटू वर्क 1 दिसंबर से, एज पर एग्रीमेंट जो सेल जो है महेश, जो सैलरी जो है वो महेश को ड्यूरिंग द स्टे क्या करेगा, जोन्स लिमिटेड ही पे करेगा, मतलब जो इंडिया वाली कंपनी पे करेगी। महेश की सैलरी जो है 10,000 पर मंथ की, टू बी पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। सैलरी जो है डायरेक्टली क्रेडिट कर दी गई, उसकी आउटसाइड इंडिया जो है बैंक में वो डायरेक्ट क्रेडिट करी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक्सपेट्रिएट है। तो एक्सपेट्रिएट कौन होता है, जब वो दूसरी कंट्री वाले, जो कोई सिटीजन किसी और कंट्री का हो तो रहने किसी और कंट्री में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपेट्रिएट लिखा हुआ है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो नॉन सिटीजन है, क्योंकि एक्सपेट्रिएट से नॉर्मली क्या होता है कि वो कोई और कंट्री, देखो यहाँ पे एक्सपेट्रिएट के 2 मतलब निकल सकते हैं, या तो वो पहले इंडिया में रह रहा था, और वो दूसरी वाली जो कह सकते हैं जो बाहर वाली जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, रेंडल, पहले वो इंडिया में रहता, कि नाम देखोगे आप महेश है, इंडियन नाम लग रहा है, तो पहले वो कहते हैं इंडिया में रहता था, पर वो बाहर जाके रेंडल के पास काम कर रहा है, तो वो एक्सपेट्रिएट इन्होंने उस सेंस में बोला हूँ, या फिर एक्सपेट्रिएट इन्होंने यहाँ पे इस सेंस में बोला हो कि क्योंकि वो बाहर वहाँ पे रहता है, वो सॉरी रहता नहीं वहाँ पे काम, वहाँ पे वो जो रेंडल प्राइवेट जो PT लिमिटेड सिंगापुर है, वो वहाँ का सिटीजन हो, पर वो क्योंकि इंडिया में जोन्स लिमिटेड के पास काम करने आया, तो उन्होंने एक्सपेक्टेड इस सेंस में बोला हो। और यहाँ पे कंफ्यूजन इन्होंने एक्सपेक्टेड किस सेंस में बोला है, पर नॉर्मली अगर मैं लगाऊं तो एक्सपेक्टेड को हम नॉन सिटीजन ही होते हैं, तो मैं इसको नॉन सिटीजन मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ।
अब आप देखोगे कि नॉन सिटीजन है ये, और हमारा कहते हैं फॉरेन एंटरप्राइज ने यहाँ पे डेप्यूट करा हुआ, तो यहाँ पे आपको लग जाएगा कि एग्जेम्पशन होती है हमारी 10(6) की, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज हमारा रोमन वाला 6 उसमें लग जाता है, लेकिन वो हमारा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है ये, 30 नवंबर को इंडिया में आ गया है, तो वहाँ पे क्या लगता है अगर 90 दिन से ज़्यादा होता है तब नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 90 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो हमारे एग्जेम्पशन नहीं लगेगी। दूसरी बात, आप देखोगे इसको कौन पे कर रहा है, महेश को ड्यूरिंग द स्टे क्या कर रहा है, सैलरी जो पे कर रही है वो जोन्स लिमिटेड ही बॉन्ड कर रहा है। जोन्स लिमिटेड जो उसका एम्प्लॉयर है महेश का, वो तो रेंडल लिमिटेड है। अब रेंडल तो बाहर वाली कंपनी है, अब जोन्स पे कर रहा है, तो जोन्स और महेश का कोई एम्प्लॉय का रिलेशन है नहीं है, तो यहाँ पे सैलरी की तरह इसको बिल्कुल ट्रीट कर नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल सर्विस है तो उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मानेंगे। और क्योंकि आप देखोगे जो जोन्स लिमिटेड ये इंडिया की कंपनी है, महेश जो बाहर वाला है नॉन सिटीजन जो हमने माना है इसको, तो क्योंकि नॉन सिटीजन माना है, और आप देखोगे जो इसका स्टे है यहाँ पे 30 नवंबर से आप निकालोगे तो इसका 122 डेज का स्टे निकलेगा। इसका जो स्टे है 365 डेज कभी कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में आया हुआ है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एनआर बन जाएगा। अब एनआर बन जाएगा, जोन्स लिमिटेड इंडिया की है, वो बाहर पे कर रही है एफटीएस, तो हमारा क्या लग जाएगा 115A लग जाएगा। यहाँ पर 115A लग जाएगा तो हमें क्या होगा 10% पे टैक्स हो जाएगा, 10% यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। और टीडीएस के रेट अगर हम देखें, टीडीएस के अकॉर्डिंग देखें तो टीडीएस पे क्या हो जाएगा 195 में इसका टीडीएस कट जाएगा। अब देखो ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसमें फ्रेमिंग तो देखो मैं कर नहीं सकता, पर मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि इसका क्रक्स में क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, हमारा टीडीएस हमारा पूरा कट जाएगा, सब हो जाएगा। बाद में इसमें क्या बोला है, एज्यूमिंग द सैलरी पेड बाय आउटसाइड इंडिया पे कर, वैसे क्वेश्चन में भी यही दी हुई है, पर मैं आपको फिर भी दोनों कंडीशन लेके बता दो, इंडिया में पे हो रही है फिर आउटसाइड इंडिया पे हो रही है। अगर आउटसाइड इंडिया पे हो रही है, लेकिन उसने क्योंकि इंडिया में रह के काम करा हुआ है ना, वो पूरा इंडिया में रह के उसने पूरी अर्न करी, तो वो एक्यूरेज इन इंडिया हो जाएगी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी 195 में। और क्योंकि एनआर के लिए एक्यूराइज इंडिया और रिसीव डीम टू रिसीव इंडिया ये वाली टैक्सेबल होती है, तो वो उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। और दूसरा, अगर इंडिया में रिसीव होती है तब तो ऑब्वियसली सी बात है वो टैक्सेबल है, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है, तो दोनों केस में इंडिया में तो टैक्सेबल होगा ही होगा। इससे क्या होगा, इसके कोई भी टैक्स कॉन्सिक्वेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कहते हैं जो नॉर्मल इसकी टैक्सेबल तो हो ही रही है इंडिया में। अब मुझे इसका ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने यूएन मॉडल क्यों बोला हुआ है कि यूएन मॉडल का कुछ लगेगा यहाँ पर, मुझे इसका कोई रेफरेंस यहाँ पे लगा तो नहीं क्वेश्चन में, पर चलो ठीक है, जितना मुझे लगा मैंने उतना आपको बता दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया होगा, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द प्रोविजन रिलेटेड डिटर्मिनेशन रेसिडेंशियल स्टेटस बताना हमें रविंदर का। DTAA हमारा जो दोनों में टाई ब्रेकर रूल भी प्रोवाइड करता है, और विल आंसर भी डिफरेंट। ठीक है, इसमें दूसरी कंडीशन क्या बताइए, इफ़ रविंदर का जो अपार्टमेंट इंडिया में जो यहाँ पे दिया हुआ कोई अपार्टमेंट इंडिया में इज़ नॉट विद स्पेसिफिक टाइमलाइंस में नहीं है, एंड उसकी वाइफ जो शिफ्ट कर देती है इंडिया में, और उसका जो ऑर्गेनिक फार्म है मलेशिया में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, रविंदर से रिलेटेड हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी जोन्स लिमिटेड आ गया। जो जोन्स लिमिटेड है एसोसिएट एंटरप्राइज मून लिमिटेड कंट्री जेड की, रविंदर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सिटीजन कंट्री जेड का है, एम्प्लॉयड एट मून लिमिटेड। ठीक है, पेरेंट्स जो है इसके अनवेल हैं, इंडिया में ही रहते हैं उसके पेरेंट्स। ठीक है, स्टे इन इंडिया, रविंदर विश टू स्टे इन इंडिया, तो उसके हाई परफॉर्मेंस के तो उसको क्या करा, MD ऑफ जोन्स लिमिटेड जो इंडिया में उसको अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब क्या है 2018 से वो 3 साल के लिए 30 जून 2021 तक वो इंडिया में रहने आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, इंडिया में रेगुलर विजिट करता है कंट्री जेड का। ठीक है, कंट्री जेड का भले रेगुलर विजिट करता है, पर उसकी स्टे जो उसकी वाइफ वगैरह जो है वो उसकी वहीं पर रहती है। ठीक है, वाइफ जो उसकी कंट्री जेड में रहती है, भले वो यहाँ पर आ गया, उसकी वाइफ कंट्री जेड में रहती है। सैलरी जो इसकी इनकम है तो फाइनेंशियल 2021 उसकी 48 लाख बन जाती है। वो हाउस प्रॉपर्टी उसकी दोनों कंट्री में है। ठीक है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है दोनों उसकी, उसने उसकी फैमिली। ठीक है, रविंदर हैज़ अ पैशन टुवर्ड्स फार्मिंग, उसकी जो इनकम है ऑर्गेनिक फार्म्स की। ठीक है, और कंट्री जेड में होती है। 5 साल बाद रिटायर होने की सोच रहा है और फार्मिंग करने की सोच रहा है कि फार्म उसका कंट्री जेड में, तो वहीं पे फार्मिंग करेगा। और इस पर अब देखो यहाँ पे हमें रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, वो वाला जो नॉर्मल हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा है एज पर डोमेस्टिक लॉ ऑफ इंडियन कंट्री जेड, वो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसका रेसिडेंट ही है। वैसे आप देखें इसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बनेगा नहीं वैसे इसका, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो, पर क्योंकि यहाँ पे सीधे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो रेसिडेंट है, यहाँ पे दोनों कंट्रीज का रेसिडेंट है, तो हम उसको मान लेंगे कि दोनों कंट्रीज का वो रेसिडेंट है। ठीक है, अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं जो मैंने बनाया हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये वाला क्वेश्चन है 3.7। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखो आपको स्टेट कर दिया है रेसिडेंट है, तो हम इसको रेसिडेंट मान लेंगे, टाई ब्रेकर रूल हम इसका लगा देंगे।
अब कभी टाइप ब्रेकर रूल लगाएंगे, सबसे पहले कहता है परमानेंट होम का आता है हमारा। परमानेंट होम उसमें बताया दोनों कंट्री में दोनों सेल्फ ऑक्यूपेट कराया उसने, उसकी फैमिली ने, तो ये तो हमारे यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आता है। बट पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन देखें तो उसके पेरेंट इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में ये होगा। कंट्री जेड में एक तो उसका फार्म है, 5 साल बाद वो वहाँ पे फार्मिंग करेगा, उसकी वाइफ और बच्चे वहीं पे रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन कंट्री जेड में ज़्यादा है उसके, तो रेसिडेंट क्या हो जाएगा, वो कंट्री जेड का हो जाएगा। अब दूसरी जो मैं कंडीशन बताई हुई थी कि उसकी वाइफ इंडिया में आ जाती है और फार्म मलेशिया में शिफ्ट कर देती है, तब क्या होगा। अब देखो परमानेंट होम जो होगा वो तो दोनों कंट्री में है इसका, लेकिन पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन क्या होगा, पेरेंट्स यहाँ पे पहले ही रहते हैं, अब भी रहते हैं, वाइफ यहाँ पे शिफ्ट होगी, वाइफ और बच्चे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, पहले वाइफ थी और यहाँ पे मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पे पहले क्या थी, तो वाइफ थी और फार्म से रिलेटेड था। फार्म जो है इसका पूरा मलेशिया में शिफ्ट हो गया, तो कंट्री जेड में कुछ भी नहीं बचा। कंट्री जेड ही थी ना, हाँ कंट्री जेड में अब इसका कुछ नहीं बचा, ऊपर से वाइफ थी वो यहाँ पे आ गई है इसकी इंडिया में। तो अब इसका आप देखिए वहाँ पे केवल इसका होम ही है, यहाँ पे पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन उसके इंडिया में ज़्यादा है, तो अभी वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है। हाँ यहाँ पे पूछा है वेदर द जोन्स लिमिटेड इज लायबल फॉर इक्वलाइजेशन लेवी फॉर पेमेंट मेड टू evonline.com, ठीक है, आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर EV ऑनलाइन की कोई ब्रांच होती है बेंगलोर में, ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर पेमेंट फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट अगर मून लिमिटेड करती है यूके की टू evonline.com, ठीक है। अब अगर मैं मून लिमिटेड का पहले एक मिनट पहले हम इससे रिलेटेड पढ़ लेते क्या दे रखा है, पर अगर मैं आपको मून लिमिटेड का पढ़ाऊँ तो मून लिमिटेड का आप देख सकते हैं कंट्री जेड की, और पूरे क्वेश्चन में हमने ये पूरा हमने पढ़ लिया। मून लिमिटेड कहीं भी इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, कोई पी नहीं है, तो वो फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं ईवी से रिलेटेड हमें क्या दिया हुआ है। अब जोन्स लिमिटेड अपना स्टार्ट करता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करता है पोर्टल पर evonline.com, जापान की है, 1/6/20 से, और उसने क्या करा है 6 लाख उसने पे कर दिया है पूरा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे। इक्वलाइजेशन लेवी लग जाए, क्यों लग जाए, क्योंकि पहले तो 1 लाख से ऊपर है और नॉन रेसिडेंट है ये जो है evonline.com, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा उसने कहा था अगर उसकी ब्रांच इंडिया में होती तब लगेगा, नहीं लगेगा। अब हमने पढ़ा हुआ है 165 में कि अगर उसकी ब्रांच इंडिया में होती है, पी इंडिया में होती है, तो वो नहीं लगता है, इक्वलाइजेशन लेवी हमारा नहीं लगता उस केस में, ठीक है। दूसरे केस पर हमारा नहीं लगेगा। तीसरा उसने कहा था अगर मून INC करती है, अगर INC आप देख सकते हैं वो मून INC बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी, इंडिया में कुछ है नहीं है उसका। मून INC बाहर की कंपनी प्लस जो हमारी ये EV ऑनलाइन जो है जापान की, ये बाहर की कंपनी है। और तो आप देखेंगे वो भी बाहर की है, वो भी बाहर की है, तो इंडिया में तो कुछ रिलेशन ही नहीं हुआ ना इसका। आप नॉर्मल ये समझ लीजिए जैसे कि अमेजोन और अलीबाबा, अमेजोन US है, अमेजोन और अलीबाबा अपनी चाइना की, वो दोनों ट्रांजैक्शन करी, उसका इंडिया में भाई क्या मतलब है, दोनों ही बाहर की कंपनी, इंडिया से क्या ही मतलब हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में थर्ड वाले केस में भी कोई पी इंडिया में नहीं है, तो यहाँ पे भी आप इंडिया में टैक्स बंद नहीं कर सकते इसको। तो ये हमारी थर्ड केस स्टडी भी ख़त्म हो जाती है इसकी। अब देख लेता हूँ मैं इसका आंसर, हाँ यहाँ पे हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो गाइज अब हम इसकी जो फोर्थ केस स्टडी और फिफ्थ केस स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो या गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन टू अप्रिशिएट माय एफर्ट्स, हिट द सब्सक्राइब बटन। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ केस स्टडी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।